इस वजह से खान साहब, आप जिसे कहते हैं ना कि पहले तो वो करते क्या थे कि 2 कदम आगे लेते थे, 1 कदम पीछे हटते थे। अब ये हुआ है कि 1 कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे हटते हैं। और ये आप देखेंगे कि ये ऐसे ही होगा, एक के बाद दूसरी यू टर्न होगी। और ये आखिरी मरहला था जहां उन्होंने जिसे कहा ना कि टेस्ट किया कि वाटर, पानी कितना गहरा है, कितना डीप है। और शहबाज गिल साहब ने जो बातें कही कि एक दफा फिर धक्का लगा दे, और उसका जो रिएक्शन आया आपने देख ही लिया। अब तो कोर्ट मार्शलिंग की भी बातें शुरू हो रही है। आपको पता है ये कहाँ से आ रही हैं, ये आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं। ये मीडिया की तरफ कौन कह रहा है कि देखिए कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो आई थिंक द मैसेज हैज बीन द राइट एक्ट, वो अंग्रेजी का मुहावरा है ना जी, कि द राइट एक्ट हैज बीन रेड आउट टू हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड खान साहब इज नाउ ऑन अ रिट्रीट। और उनके जो बयानिया है, क्योंकि वो रिट्रीट पे हैं, तो अब वो एक तरफ तो कह रहे हैं हम तो एस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत करते हैं, यहाँ हम पिछले महीने से वो कब से गालियां दे रहे हैं। और उसके बाद वो अमेरिका के साथ, अब वो हम अलग डिस्कस कर सकते हैं कि अब इनकी क्या कोशिश है कि अमेरिका को न्यूट्रलाइज किया जाए और उनको विन ओवर किया जाए, वो किया जाए उन ग्रुप्स का या क्लासेस का जो कि जिनके लिए मईशत की डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत जरूरी है। मुलाजमतें, इन्फ्लेशन, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, बजट्स, सो ऑन सो फोर्थ। मेरा ख्याल है उस स्टेज पे फिर एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि खान साहब को एक सख्त पैगाम देना पड़ेगा कि ऐसे तो सबकी तरफ तबाही की तरफ जा रहे हैं कि आप पीछे हटें, आप ये डिस्टेबलाइजेशन मत करें। तो उस वक्त मेरा ख्याल है इन्होंने फिर फाइनली एस्टेब्लिशमेंट ने राना सनाउल्लाह साहब और उनके हुकूमत को पे इशारा किया कि अब हम आपको नहीं रोकते। पहले रोका हुआ था कि नहीं, खान साहब को कुछ ना कहें, रहने दें, उनका हक है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम अपने लोगों को समझा लेंगे वगैरह वगैरह। और जब मईशत के ऊपर ये डज लगनी शुरू हुई और कर्ब ये बड़ी खतरनाक किस्म की जख्म आ रहा था, तो उस स्टेज पे फिर मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा और खान साहब को रोकना पड़ेगा इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो फिर जब ये हुआ तो फिर केसेस बनने शुरू हुए और ये पैगाम आना शुरू हुआ। हम जैसे लोगों को हमने पहचान लिया था और हमने कहा था कि आप क्रैकडाउन आ रहा है। और पहले उनको इशारे, उनको बताया गया कि आप इस्लामाबाद नहीं आएंगे, अगर आप इस्लामाबाद आएंगे तो फिर हम नहीं रोक सकेंगे, अगर हुकूमत रेंजर्स मांगेगी तो रेंजर्स दिए जाएंगे। हालात बदल गए हैं तो हम क्या कहें। अब तो ये है कि उनको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए। असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, सबके बयान इसी किस्म के आ रहे हैं कि हमें पसंद तो नहीं है उन्होंने जो बात की, दूर 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 दूर, हम आपके साथ नहीं है। तो आई थिंक पार्टी के अंदर से भी ये लोग जो है ना, इन्होंने भी खान साहब को कहा होगा कि बस करो खान साहब, कितने ले आए हो सानो। बिल्कुल उस किस्म की सिचुएशन हो रही है जो एक जमाने में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, कि पार्टी की जो लीडरशिप थी वो बड़े परेशान थे कि मियां साहब जो है चौके छिक्के मारने शुरू कर दिए और पार्टी जो है वो इक्का दुक्का गेम खेल रही है। और यहाँ भी वही हुआ कि खान साहब और उनके चंद चहेते जो है वो चौके छिक्के मारने शुरू कर दिए और बाकी पार्टी जो है वो परेशान हो गई है कि यार ये कितने ले जा रहे हो सामने। तो ये दिस इज व्हाट्स हैपेंड ओवर हियर। ये लीडरशिप में होता है, दे गेट कैरिड अवे, दे गेट, वो अपने रैंक एंड फाइल से दूर हो जाते हैं। रैंक एंड फाइल में इतने गट्स नहीं होते कि उनको चैलेंज करें। फिर इस किस्म की गलतियां होती हैं, फिर यू टर्न्स लेने पड़ते हैं, फिर सफर करना पड़ता है, उसके ब्लो बैक आती है, फिर इनको सबक सीखना पड़ता है। सबक सीख के फिर ये अपने आप को सही करते हैं, फिर मौका परस्ती करके और फिर अपने आप के लिए स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वही खान साहब के साथ अब हुआ है जो पहले हमने देखा और लीडर्स के साथ हुआ था, मोहतरमा के साथ भी हुआ था, सारे इधर उधर हुए हैं। तो अब बात यह है कि ये चलेगा तो नहीं ना ऐसे। अब हुआ ये जो मैंने देखा है कि बहुत सख्त प्रेशर आ गया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और ये प्रेशर आया रैंक एंड फाइल से। लंदन में मियां साहब को MNAs MPs की लाइन लगी हुई है। वो अपने सैर वैर के लिए आते हैं, मगर सब ने लाइन लगाई हुई है हर रोज। मियां साहब की किसी न किसी MNA MPA 2-3 लोगों के साथ मुलाकात होती है और उनको एक ही पैगाम मियां साहब को दिया जा रहा है, वो ये कि मियां साहब पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मियां साहब आप वापस आए, डार साहब वापस आए, पार्टी का चार्ज लें। तीसरी चीज कि मरियम को कोई ओहदा दें, मरियम को कहें पार्टी के अंदर आए। आपने बहुत दूर रखा हुआ है उनको, उनको जिम्मेदारी दें, फॉर्मल जिम्मेदारी दें। क्योंकि मरियम ऐसी खातून है जो कि जो नया जो यूथ का तबका है उनको वो इकट्ठा कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है। साढ़े पुराने तोते नहीं कर सकते, असी नहीं कर सकते।
ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਢਿੱਡ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਗੱਜਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਮਰੀਅਮ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕੁਛ عہدہ, ਦਿਓ कुछ पावर, दियो, लेट her डील विद द पार्टी। ये मैं समझता हूँ पिछले 3 महीने से, जब से ये हुकूमत आई है, और थोड़ी सी इनकी पहले शुरू में तो बहुत नाइली बड़ी तनकीद हो रही थी कि ये कर क्या रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, इतनी पॉपुलैरिटी है उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं। अब क्योंकि इमरान खान ने गलतियां करनी शुरू कर दी हैं, तो ये थोड़े से स्टेबल हो गई है हुकूमत। मगर बेसिकली जो रैंक एंड फाइल है मुस्लिम लीग की पंजाब वाली, वो तो बड़ी क्लियर कट है। वो तो आके कह रहे हैं कि जी अगली इलेक्शन या मरियम ने, तुसी आओगे और मरियम होएगी तो इलेक्शन जितांगे, नहीं तो ऐसे नहीं जीत सकते। ये जो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये हमें गवर्नमेंट चला सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को सेट कर सकते हैं, अच्छी बात है, मगर ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो इसलिए आई थिंक अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के अंदर अभी कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर तो तब्दील नहीं होगा। ये नहीं होगा कि मरियम को कोई बहुत बड़ा ओहदा मिल जाएगा, मगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से उनको एंड मुमकिन है कि अगले अरसे के अंदर अंदर उनको कोई पहले डिफेक्टो दफ्तर बन जाएगा, मरियम आना शुरू हो जाएंगी, वहां लाइन लग जाएगी लोगों की, सारा रुख जो है वो चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर की तरफ तो नहीं होगा, सारा मरियम की तरफ होगा। आप क्या देखिए, अब उनको चीफ मिनिस्टर तो बना ही दिया था ना हमजा, प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ बन ही गए ना, अब हमजा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो है ना, मगर अगला जो फ्यूचर है वो तो इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ, इट्स नवाज शरीफ एंड मरियम बीबी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब मॉडल टाउन एक्टिव हो जाएगा, और मरियम बीबी जो है, जो पहले उनका एक बड़ा महदूद किस्म का ग्रोह था, लोगों के खवातीन और 4-5 और लोग जिनके साथ वो अपना मीडिया सेल था, अब वो MNAs MPs के साथ भी उनकी मुलाकातें होंगी, शील गेट टू नो देम, शील हेयर देम, और पार्टी की जो रीऑर्गेनाइजेशन है या रिवाइवल ऑफ द पार्टी जो है, अब कुछ हद तक वो मरियम के हाथ में दी जाएगी। जी, अभी तो वो मॉडल टाउन में दफ्तर भी उनका तैयार हो रहा है। कल समा ने रिपोर्ट किया था कि वहां पे जो PMLN का सेक्रेटेरिएट लाहौर में जो है, वहां पे मरियम का अलग दफ्तर बन रहा है, वहां पे वो शिफ्ट होकर, जैसे आप कह रहे हैं, वो स्टार्ट कर देंगी। लेकिन मरियम नवाज के इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपने कहा कि पहले बड़ा महदूद सर्कल था, सेठी साहब, उसके मरियम के आसपास कोई खास लोग, परवेज रशीद साहब और इक्का दुक्का के अलावा कोई खास एडवाइजर्स नहीं है मरियम के इर्द गिर्द। ये एक चैलेंज होगा, क्योंकि देखिए ना, बाकी जो जीरक किस्म के सियासतदान, मियां साहब को जैसे हमेशा एक अच्छी किचन कैबिनेट, एक टीम ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ने उनको चीफ मिनिस्टरशिप के ऑल थ्रू हिज पॉलिटिकल करियर एड किया है। मरियम के पास भी ये एक टीम होनी जरूरी होगी, वरना मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह की इफेक्टिव जो है पॉलिटिशियन साबित हो सकेगी। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? जो आप फिक्र ना करें, हमको टीम मिल जाएगी। अच्छा, चलें, ठीक है, ओके। देखिए, अब मैं आपको एक बताऊं, आपने मिस किया है एक बहुत बड़ी चीज, जावेद लतीफ साहब। हाँ, बहुत न्यू। जी, जावेद लतीफ साहब अब कैबिनेट में हैं। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल ही है। इज अ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, मगर ही सिटिंग इन द कैबिनेट। ये चुप करके ही हो गया है कि वो उनको कैबिनेट में ले लिया गया, हालांकि सबको पता था कि वो कितना उनका तनकीदी जायजा रहा है एज फार एज दिस गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, और समझा यही जाता है कि वो नवाज शरीफ की के गैंग के ग्रुप के आदमी है, जैसे परवेज रशीद साहब है वगैरह वगैरह, ऐसे ही था ना। तो अब वो पहली दफा ऐसे हुआ है कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में बड़ा क्लियर है कि वो व्हाट हिज थॉट्स आर एंड सेंटिमेंट्स आर एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, शहबाज साहब के बारे में वगैरह वगैरह,